everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम क्या करेंगे? आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाला, है ना, उसके हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे और साथ में जो है क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो आ जाओ जल्दी से, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में था हमारा चैप्टर। हमने अच्छे से जान लिया कि वो हमारी सभ्यता और हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर कितना मतलब सीरियस है, कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट था, कितना वो खुश हैं कि हम जो है अभी भी हमारी रूट से हैं, जुड़े हुए हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी बातों पे हैं, है ना। नो डाउट मॉडर्न भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो भी ट्रेडिशन की बात आती है, जब भी सिविलाइजेशन और इन सब चीज़ों की बात आती है, कल्चर की बात आती है, तो हमेशा जो चलता आ रहा है वही कल्चर हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो पहले। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स में पहला है फेट। तो फेट क्या होता है आपका? डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होती है आपकी? भाग्य, है ना। इमूवेबल, इनमूवेबल जो टिका हुआ है, कहीं नहीं जाने वाला, अचल जो है वो। ठीक है, फिर है ग्लोरी। ग्लोरी होती है ब्यूटी, मैग्निफिसेंस, महिमा, कि भाई भारत जो है अभी भी अचल है, उसका जो कल्चर है वो अभी भी अचल है ना, ये उसकी खूबसूरती है, उसकी महिमा है। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल होती है कोई भी चीज जो आप एक्सचेंज कर सकते हो, जिसकी अदला बदली कर सकते हो, जो क्या हो सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वो वाली चीज। अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड होता है अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो इच्छा है, अगर आप उन पे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो कैसी होती जाएंगी? बेलगाम। और वो इच्छाएं अगर बेलगाम हो जाएंगी तो आप भी बेलगाम हो जाओगे, आप में भी फिर सही गलत सोचने की क्षमता नहीं बचेगी। डिसवेडेड, डिसवेडेड एडवाइस दी जाना, उसके अगेंस्ट, है ना, विरोध करना, रोकना कि भाई नहीं करो, सही नहीं है ये चीज। इंडिजीनियस, नेटिव, होम ग्रोन, स्वदेशी, हमारी मातृभूमि जो है ना, उसकी। तो इंडिजीनियस हमारी जो स्वदेशी है वो चीज, जैसे कि हमारी एजुकेशन। लाइफ कोरोडिंग, लाइफ कोरोडिंग जो लाइफ को धीरे धीरे खत्म कर दे, धीरे धीरे जीवन को पूरा नष्ट कर दे, ऐसी चीजें। मोरल फाइबर, मोरल फाइबर होता है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, कितनी इंसानियत है आपके अंदर, आप कैसे हो, वो चीजें। तो वो क्या होती है आपकी मोरल फाइबर। क्लियर? फिर है आपका नेक्स्ट डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन होता है कोई भी चीज को काफी सारा डिस्कशन करना, उस पर हर चीज को कंसिडर करना कि हाँ भाई इसके ये प्रोज है, ये कौन से, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, है ना, वो आता है आपका डेलिब्रेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? विचार विमर्श करना, है ना। स्नैर, स्नैर होता है ट्रैप, और ट्रैप क्या कहलाता है हिंदी में? जाल। लेकिन यहाँ पे कोई मछली का जाल नहीं, है ना। जाल कैसा कि भाई अगर आप जो है उस चीज में ज्यादा मोहित होते जाओगे, आपको उस चीज से लोभन होता जाएगा, आप उसके चक्कर में सब भूल जाओगे और उस जाल में फंस जाओगे। क्लियर? फिर है एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस होता है बर्डन, भार, किसी चीज का बोझ हो जाना। फिर टाउट्स, टाउट्स ऐसे लोग होते हैं जो कस्टमर्स को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, है ना। मतलब कुछ किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल कर आता है? दलाल। ल्योर, किसी को क्या करना? टेम्प्ट करना, प्रलोभन देना, है ना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। वॉटरीज, वॉटरीज वो है आपके एक तरीके से डिवोटीज, है ना, जो आपके मतलब भक्त हैं, आप चाहे वो अंध भक्त हो चाहे कैसे भी भक्त हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके वॉटरीज। फिर है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट करना, आइडियाज जो है वो स्प्रेड करना, जो भी बिलीफ है उन सबको लोगों तक पहुंचाना, है ना। तो जो भी आपका जो भी विश्वास है, आपका जो भी यकीन है, उसको अधिक क्या करना? व्यापक रूप से फैलाना, लोगों में प्रोपोगेट करना, लोगों में फैलाना, जो भी आपका आइडिया है उसको। क्लिंग, क्लिंग होता है कोई चीज स्टिक करना, अधर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? चिपकना। जैसे माँ बेटा जो है या बच्चे जो है अपनी माँ से चिपकते हैं, वो वाला। अनएडल्ट्रेटेड, अनएडल्ट्रेटेड कंप्लीट, कि कोई मिलावट नहीं है, प्योर है, पूर्ण है, वो होता है आपका अनएडल्ट्रेटेड। इनसेशिएबलनेस, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, मतलब जितना भी दे दो आपको, आप में संतुष्टि नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो, वो स्थिति जो है संतुष्ट ना होने की, वो क्या है? आपकी इनसेशिएबलनेस है, मतलब आपका पेट ही नहीं भर रहा है या आपका दिल ही नहीं बन रहा है, भर रहा है, वो वाली जो स्टेज होती है वो, जो कि बहुत डेंजर है, डेंजरस है। बार्टरिंग, बार्टरिंग होता है एक्सचेंज करना कोई चीज, है ना, जो
क्या है? जैसे वस्तुओं और संपत्ति आदि का आदान प्रदान, ये क्या हुई? एक्सचेंज करना, बार्टरिंग करना। एनामर्ड, एनामर्ड हुआ किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार होना, है ना, बस ये है, मोहित हो जाना उस चीज से, बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाना उसकी तरफ, वो क्या हुई आपकी? एनामर्ड। फिर गिबन, गिबन कौन थे? गिबन एक इंग्लिश हिस्टोरियन ऑफ द 80th सेंचुरी, 18th century, who authored the famous book The Decline and Fall of the Roman Empire। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी इतिहासकार जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक द डिपोजिट एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर लिखी थी, ठीक है, वो उनका नाम है गिबन। ठीक है, फिर लास्ट है आपका असिमिलेशन, असिमिलेशन होना किसी चीज का एकीकरण होना, इंटीग्रेशन होना। तो ये तो हो गए आपके वर्ड मीनिंग्स, आई होप समझ आ गए होंगे। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाना शुरू कर दिया भाई इस बार से, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको वहां पर कैसे लिखने हैं वर्ड मीनिंग्स अगर आ जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पर लिखना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा। हिंदी तो मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए कि उस वर्ड का मतलब क्या है। क्लियर? लिखना आपको उसी में पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से हम वर्ड मीनिंग्स रखेंगे अपने। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलें क्वेश्चन आंसर्स देखें। तो भाई क्वेश्चन आंसर्स में पहले आपके, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे ऑथर कौन है? हमारे गांधी जी। तो गांधी जी के हिसाब से भाई जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो अभी का सिविलाइजेशन है, वो क्या है? द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटीरियल अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ठीक है, पैसा, प्रॉपर्टी, पावर। एक सेकेंड, पैसा, पावर, संपत्ति, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आती हैं आपकी मटेरियल में, है ना। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई ये पैसा, संपत्ति, इनकी पूजा, है ना, ये है। इट इज ऑल्सो द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस। ठीक है, ये जो है क्या है? हमारे अंदर जो जानवर है, जो भूखा जानवर है, उसकी पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, पूरी तरीके से सिर्फ मटेरियलिज्म है, बिना मिलावट के, कोई श्रद्धा नहीं, कोई दिल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा, पावर, संपत्ति, ये सारी चीजें प्रॉपर। इट हैज नो एग्जिस्टेंस इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हो, कोई भी अस्तित्व ना बचे अगर ये मटेरियलिज्म के बारे में ना सोचे, क्योंकि हर स्टेप पे मटेरियलिज्म जरूरी है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, है ना। As such, the author has advised us to keep away from it at all cost। और इसीलिए हमारे जो महात्मा गांधी उन्होंने हमें एक ही एडवाइस दी है कि इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो हर कीमत पर। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्री मैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, गांधी जी ने क्या मैसेज कन्वे किया, क्या बताया हमें जो कंट्री के लोग हैं उनको, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से कैसे डील करना चाहिए, है ना। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स विच द ऑथर ऑब्जर्व। ठीक है, जो सबसे जो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सब कैरेक्टरिस्टिक है जो अलग करता है मॉडर्न और एंशिएंट सिविलाइजेशन को, वो क्या है? वो ये है कि भाई यहाँ पे क्या है, आपको आपकी जो चाह है वो है, हर तरीके से, हर तरीके की जो चाह है ना वो है यहाँ पर, है ना। Hence the author conveys to the countrymen to keep away from modern civilization। तो उन्होंने क्या मैसेज दिया भाई कि इससे जितना हो सके उतना दूर रहो, यही तुम्हें मैसेज मिला है यहाँ पर। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब मॉडर्न सिविलाइजेशन का डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वही जो पीछे पढ़ा आपने, वही आंसर यहाँ डाल दो, सिर्फ यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा आपका, चलो पूरा देख लो। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। पहली चीज तो ये कि भाई जो सबसे अलग करती है मॉडर्न और एंशिएंट सिविलाइजेशन को, वो ये कि यहाँ पे जो इंसान की जो चाह है, जो लालच है, वही मैटर करता है। The modern or Western state of dissatisfaction arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है, मॉडर्न और वेस्टर्न स्टेट जो है ना, उसमें क्या है? डिससेटिस्फैक्शन है, लोग संतुष्ट नहीं है उनके पास जितना है। अब वो किस वजह से है कि भाई एक तो जो फ्यूचर स्टेट में जो उनका फेथ है वो, और दूसरा जो दैवीय शक्ति है, वो सारी चीजें। द ऑथर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस। हाउ? कैसे बताया उन्होंने कि भाई ये डेंजरस है, वो बताना है। The author became aware of immediate and distinguished results of modern innovation। ऑथर जो है ना, मतलब बिल्कुल जो हमारे गांधी जी, वो हर चीज समझ गए थे, हर चीज से अलर्ट हो गए थे कि भाई
क्या-क्या हो सकता है मॉडर्न इन्वेंशन से, क्या-क्या डेंजरस चीज़ें हैं, क्या है, सब उन्होंने अच्छे से देख लिया था। इट हैज़ मैडेंड टू रेज़िस्ट एंड नोबडी डेयर टू अपोज़ इट, ठीक है? मतलब ऐसे पागल कर देने वाली चाह होती है चीज़ों की, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, मतलब उसको कोई भी रेज़िस्ट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू हिम वी आर इन डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेज़र। उनके हिसाब से भई हम ऐसे खतरे में हैं कि हम जो हमारे पास जो परमानेंट सुख है ना, उसको ऐसी चीज़ से एक्सचेंज कर देंगे जो सिर्फ़ टेम्परेरी है। थोड़ी-सी टाइम की खुशी के लिए जो हमारे पास परमानेंट खुशी है वो हम एक्सचेंज कर देंगे, अदला-बदली कर देंगे और हमेशा के लिए गँवा देंगे। ये वाला जो डर है, वो गांधी जी ने पहले ही देख लिया था, समझ लिया था। क्लियर? नेक्स्ट देखो। What does the author prefer to materialism? Author prefers development along spiritual lines rather than development along material and materialism. ठीक है, ऑथर क्या चीज प्रेफर करते हैं मटेरियलिज्म से ज्यादा? तो गांधी जी के लिए मटेरियलिज्म तो कुछ था ही नहीं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता था। उनके लिए क्या मैटर करता था कि भाई आपके अंदर जो आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है ना, उसे प्योर रखो, उसे अच्छा रखो, लालच में मत जाओ, है ना? और द मॉडर्न पीपल will have to perish under the weight of materialism, so he prefers restricting our wants. ठीक है, उन्होंने क्या बोला था आगे कि जो लोग हैं ना, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जा रहे हैं, जो अब उनका सिविलाइजेशन वैसा हो गया है, वो एक दिन इसके बोझ के तले दब जाएंगे और मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बेटर है कि अपनी जो वांट्स, अपनी जो फालतू की चाह है, लालच है मटेरियलिज्म वाली, उसको बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर दो, खत्म कर दो। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन? हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई हमारा जो सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ना कि उस चीज़ पर जो क्या है कि आपकी जो चाह है, आप उसकी तरफ भाग रहे हो, है ना? उसको चाहने के लिए, उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, बल्कि इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से जो है सैक्रिफाइसेस कर सकते हो, आपकी चाह को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इस पर डिपेंड करती है एंशिएंट सिविलाइजेशन। समझ आ गया? देख लो। चलो नेक्स्ट। What is civilization in the real sense of the term? Civilization in real sense of term consists not in multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. ठीक है, तो civilization अगर हम देखें तो क्या है? civilization वो नहीं है कि multiplication हो रही है चीज़ों को, मतलब मल्टीप्लाई करा जा रहा है, बट उसमें है कि जो मतलब एक विचार विमर्श करके चीज़ों को देखा जाए, फिर उस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए, वॉलंटरी खुद से रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए, है ना? अपनी चाहतों पे। ठीक है, यही चीज़ जो है ना आराम से आपको संतुष्ट कर देगी, संतुष्टि रखेगी आपके अंदर और आपको असली हैप्पीनेस क्या होती है वो पता चलेगी। ठीक है? इस तरीके से लिखना है। फिर अब तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स वाले देख लो। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या बोला कि भई जो सिविलाइजेशन है ना इंडिया में, वो पूरे देश में आप कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता, उसको हरा नहीं सकता। ठीक है, व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज? ठीक है, अब आपको बताना है कि गांधी जी का इस ये जो उन्होंने बोला है, कोट है, इससे क्या सेंस है वो बताना है और क्या आप अग्री करते हो वो भी बताना है। Mohandas Karamchand Gandhi said, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. By saying this, he meant that nothing can equal the seeds sown by our ancestors. तो उनका ये कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज़, कोई भी देश, कुछ भी है ना, उस चीज़ की बराबरी कर ही नहीं सकता जो हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने बोए हैं जिस तरीके के बीज। अब यहाँ पे बीज का मतलब प्लांटेशन नहीं है, जिस तरीके की ट्रेडिशंस, जो जिस तरीके की प्रथा, जिस तरीके का कल्चर, सभ्यता उन्होंने डाला है भारत की नींव में, उसे कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। He is proud of the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. वो बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं किस चीज़ पर? जो नींव डाली गई है ना हमारे कल्चर के लिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए, उस चीज़ पर, है ना? और क्या बोला है आगे? जो कि क्या है, चाहे कितना भी टाइम हो गया उसके साथ अभी भी वहीं पर मौजूद है, वहीं पर टिकी हुई है।
The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. ठीक है, अब वो आगे बोलते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गया ना, जो टोटली मटेरियलिज्म पे डिपेंड करता है, मटेरियलिज्म की पूजा करता है, वो कभी भी जो हमारी मोरल बीइंग वाली जो चीज़ है ना, जो हम में है ना? जो हमारी जो इंसानियत चरित्र है, जो हम फ़ॉलो करते हैं कहाँ पर, एंशिएंट सिविलाइज़ेशन में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। देख लो एक बार। क्लियर हो गया? चलो। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. ठीक है, हमने ये चीज़ देखी है, ये सही भी है कि हमारा जो क्या बोलते हैं माइंड है ना, दिमाग है, वो कैसा है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, बेचैन पंछी की तरह है, क्योंकि जितना भी हम चाहते हैं, जितना भी हमें मिलता है ना, हमें और चीज़ उसकी चाह हो जाती है और हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते उस चीज़ से। पिक आउट अदर मेटाफर्स यूज्ड इन द लेसन। ऐसे और कौन-कौन से मेटाफर्स थे जो इस चैप्टर में यूज़ हुए, वो बताने हैं तुम्हें। हाउ डू दीज़ मेटाफर्स हेल्प गांधी जी इन पर्सुएडिंग द रीडर्स, और कैसे ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने गांधी जी को हेल्प करी कि हमें जो है इस चीज़ की तरफ आकर्षित किया जाए, हमें इस चीज़ से समझाया जाए और गलत करने से रोका जाए। गांधी हैज़ यूज्ड द पावर ऑफ मेटाफर्स इन हिज राइटिंग ब्यूटीफुली टू कन्विंस द रीडर्स। गांधी जी ने बहुत अच्छे से, जो उनके पास जो पावर है ना, एक मेटाफर यूज़ करने की, उसे बहुत सुंदरता से यूज़ किया है हमारे लिए। इट हैज़ नॉट ओनली मेड द रीडर्स अंडरस्टैंड हिज आइडिया बेटर बट ऑल्सो परसुएडेड देम टू कीप आवर एंसेस्ट्रल मॉरल्स अलाइव। ठीक है, सिर्फ ये जो है ना, इससे ना सिर्फ ये नहीं हुआ है कि हम अच्छे से पढ़ सक रहे हैं इस चीज़ को, हमें लिटरली उन्होंने परसुए किया है, इस चीज़ के लिए परसुएट किया है कि भाई आप जागरूक हो, आप इस चीज़ की तरफ आओ, अपनी जो पूर्वजों ने जो ट्रेडिशंस रखे हैं, जो चीज़ें रखी हैं, उनको फॉलो करो, है ना? उसके लिए उन्होंने हमें काफ़ी मूव किया है। He feels that the Western civilization revolves around continuously chasing materialism and physical comfort. Hence, he has compared the mind to a restless bird that is never satisfied no matter how much it gets. ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन जो था उसको क्या बताया कि भाई ये जो है ना, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा है कि इसमें इंसान क्या कर रहा है, बस मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा है ना? इसलिए उन्होंने उस चीज़ को क्या बोला है, रेस्टलेस बर्ड से यहाँ पे बताया है। और क्योंकि एक रेस्टलेस बर्ड जो है वो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता जो भी उसको मिले उससे। Thus, he wants the reader to have voluntary resistance and self-control to refrain them from overindulgence in the worldly pleasures. इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई जो इसे पढ़ रहे हैं ना, वो ये चीज़ समझे और खुद को रोके वो वाली जो सारी वांट्स हैं उनसे, नीड से, जिससे क्या होगा कि भाई वो कोई ओवर इंडल्जेंस नहीं करेंगे और संतुष्ट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। Another example of a metaphor well used in when he states that what we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. और यही बात करने के लिए उन्होंने दूसरा मेटाफोर क्या यूज़ किया है कि हमने देखा है, खुद अपनी आँखों से देखा है कि किस तरीके से रोम, ग्रीस जो है सब गिर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, है ना? इसलिए हमें जो है ना, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए चेंज होने की। इस तरीके से तुम्हें लिखना है। समझ आ गया ये? नेक्स्ट देखो। Here he compares, अच्छा ठीक है, इसके आगे और ये बड़ा है। Here he compares the foundation of Indian civilization to be as strong as the block of metal being hammered by the blacksmith. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि भाई जो नींव है ना इंडिया की, उसे क्या किस तरीके से कंपेयर किया गया है कि भाई उसे इतना मजबूत होना होगा जितना कि भाई एक मेटल का टुकड़ा है ना, धातु का टुकड़ा, जो उसको मतलब खूब कूटा जाता है ना, लोहार की तरफ से द्वारा, तो लेकिन वो फिर भी वैसा ही रहता है ना, मतलब वैसा रहने का मतलब शेप तो वैसा ही रहता है लेकिन कैरेक्टर्स तो मेटल के ही रहेंगे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि भाई उस तरीके से अचल रहना चाहिए हमेशा। It is a change, sorry, it is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. ठीक है, वो ये जो बात बोली गई ना, ये बस ब्लेम है कि भाई इंडिया के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, मंदबुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। मैनी थर्स्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई ये जो है ना हमारे मेरिट्स के अगेंस्ट चार्ज है। बहुत लोगों ने ज़ोर लगाया, कोशिश की, है ना?
अपनी अपनी एडवाइस थोपने की इंडिया पर, लेकिन वो हमेशा स्टडी रही, अटल रही। He also called India's stability to stand firm, the sheet anchor of our hope, just like a large ship remains steady with its sheet anchor amidst a sea storm. India also remains immovable, and that is her glory. ठीक है, उन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि इंडिया जिस तरीके से अपनी बुनियाद पर पक्का खड़ा है ना, उसको उन्होंने क्या किस मेटाफोर से दिखाया है? द शीट एंकर ऑफ आवर होप, है ना? क्यों बोला है कि जिस तरीके से एक एंकर जो लंगर होता है ना, जिससे शिप वहीं की वहीं खड़ी रहती है, चाहे मूव नहीं करती, है ना? तो वैसे ही इंडिया भी इमूवेबल है, और यही उसकी महिमा है, उसकी सुंदरता है। He further reasoned that large cities were a snare. फिर उन्होंने अगला मेटाफर कौन सा यूज किया? स्नैर, जाल। उन्होंने क्या बोला कि जो बड़े बड़े शहर है ना, वो क्या है? एक जाल है। जस्ट लाइक अ स्नैर इज अ ट्रैप फॉर कैचिंग बर्ड्स और mammals, big cities are a useless encumbrance that would not let people be happy in them, as there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये ऐसे जाल हैं जैसे जो बर्ड्स को और सब चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, तो ये जो बड़े-बड़े शहर हैं, ये क्या हैं? बोझ हैं। ये बोझ है हम पर, क्योंकि इसमें लोग जो रहेंगे ना, वो खुश नहीं रहेंगे। वहाँ पे जो है चोरों की गैंग्स होगी, चोरी-चकारी होगी, प्रोस्टिट्यूशन होगा और सब कुछ बुरा होगा, और जो अमीर हैं वो गरीबों को लूटेंगे, है ना? और ऐसा ही हो रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने मेटाफर्स यूज़ किया है। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. What, according to Gandhi, holds key to real happiness? How does Gandhi define happiness? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जो अमीर है या गरीब है, वो अमीरी गरीबी की वजह से खुश नहीं है या हैप्पी है ना। लेकिन ये देखा गया है कि जो अमीर है ना, जो अमीर लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? अनहैप्पी रहते हैं। तो गांधी जी के हिसाब हिसाब से जो रियल चीज़ है ना, रियल हैप्पीनेस है, वो क्या है ना? और गांधी जी ने हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन किया है, वो बताना है। The millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. क्योंकि लोग जो हैं, करोड़ों लाखों लोग जो हैं, वो पुअर ही रहेंगे, गरीब ही रहेंगे। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमें हमेशा रोका है इस चीज़ से कि भाई कभी भी जो लग्ज़रीज़ हैं, कम्फ़र्ट है, उनकी तरफ मत भागो, है ना? We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. हमने जितनी कोशिश हो सकती है वही चीज़ को आगे कंटिन्यू रखा है। अभी देख लो, हमारे घर वैसे ही हैं जैसे हमारे जो पूर्वज हैं वैसे बनाते थे, उसी तरीके के घर हम अभी भी बनाते हैं। वैसे ही हमारी स्वदेशी एजुकेशन है जैसे पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरडिंग कंपटीशन। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से जो है लाइफ बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। सबका मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था, सबका अपना अपना जो भी ऑक्यूपेशन था वो काम करते थे, डेली बेसिस पे उनको उनके पैसे मिलते थे जिससे वो अपना घर चलाते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नो नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, but our forefathers knew that if we set our hearts up for such things, we would become slaves and lose our moral fiber. ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी वगैरह बनाना नहीं आती थी, लेकिन जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बोला, बताया कि भाई जितना तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाओगे ना, उतना ही तुम उनके गुलाम होते जाओगे, है ना? आज के टाइम में तो यही हो रहा है। We would become slaves and lose our moral fiber. They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. ठीक है, और इसीलिए काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये चीज़ डिसाइड हुई कि आप जितना हो सके जो काम आप कर सकते हो अपने हाथों पैरों को यूज़ करके करो। और जो रियल हैप्पीनेस गांधी जी ने डिफाइन की वो भी ऐसे की कि आपका जो हाथ पैर चल रहे हैं ना, यही आपकी रियल हैप्पीनेस भी है। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। Why did our ancestors feel satisfied with small villages? ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो छोटे-छोटे गाँव से ही क्यों संतुष्ट थे? ये बताना है तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताना है? Did they do the right thing?
क्या उन्होंने ये सही किया? विल इट बी वाइज टुडे टू फॉलो आवर एंसेस्टर्स इन दिस कनेक्शन? गिव योर ओन व्यू। अब यहाँ पे तुम्हें खुद का आंसर देना है कि आप वैसे ही हमें चलना चाहिए या नहीं। तो आवर एंसेस्टर्स फेल्ट दैट लार्ज सिटीज आर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस एनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, that there would be gangs of thieves, robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. तो हमारे ancestors ने तो यही बताया कि भाई लोग जो हैं बड़ी बड़ी सिटीज में खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, जाल है और बोझ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या होगी, चोरी चकारी होगी, प्रोस्टिट्यूशन होगी और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो खराब हैं और गरीबों को लूटा जाएगा अमीरों द्वारा। दे वर therefore satisfied with small villages, और इसीलिए वो जो है सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गांवों से। They were right in doing so, but even if you want to follow the ancient civilization, India today is moving towards capitalism and development, which is forcing people to move out of small villages and migrate to big cities in order to earn a living. ठीक है, ये सही है, लेकिन आज जो क्योंकि आज क्या हो रहा है, हम भी मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब मजबूरी है, गाँव वाले लोगों की मजबूरी हो जाती है कि उन्हें जो है क्या करना पड़ता है, छोटे-छोटे गाँवों से बड़े शहर में आना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें, कमा सकें, अपना घर चला सकें। द वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज हार्ड टू लिव बाय। आज के टाइम में जो है ना, ये मुश्किल है चीज करना। टुडे इट इज सर्टेन दैट मिलियंस कैन नॉट हैव अ हाई लिविंग with the rapidly increasing population and the competition. Traditional occupations are not feasible, making it difficult to follow the ways that our ancestors used to swim by. ठीक है, लेकिन आज क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो कंपटीशन भी उतना ही हो गया है, तो वो जो ओल्ड लिविंग वाला सिस्टम है ना, वो अब मतलब फीजेबल नहीं है, मतलब नहीं चल सकता। तो इसलिए हमें करना ही पड़ेगा, आज हमें मजबूर हैं हम कि हमें जो है इस तरीके से ही चलना पड़ेगा, प्लेन लिविंग वाली चीज़ हम नहीं कर सकते चाह कर भी। तो इस तरीके से आप जो है अपने व्यू के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अभी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गया उसमें क्या क्या चीजें नेगेटिव लगी हैं आपको, वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, इट इज गॉडलेस, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटीरियल एंड द ब्रूटनेस, इट इज अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या प्रोपोगेट कर रहा है, क्या फैला रहा है, इमोरलिटी। इमोरलिटी की कोई वही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है किसी में, है ना। और ये क्या है, एक तरीके की पूजा है पैसों की, पावर की, संपत्ति की। हमारे अंदर जो जानवर है, जो इनसेशिएबल है, जो असंतुष्ट है, उसकी पूजा है। Large cities are a snare and a useless encumbrance that people cannot be happy in them, as there are gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men are robbed by rich men. जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि भाई जाल है, बोझ है, वहाँ पे चोरी चकारी होगी, लोगों को लूटा जाएगा, वो सारी चीजें लिखनी है तुम्हें। Western civilization promotes incessant search for material comforts and their multiplication, which is such an evil as it is putting the nation under the weight of the comforts टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि भाई मतलब आप इतना अपना कंफर्ट देख रहे हो कि आपने हाथ पैर चलाना बंद कर दिए हैं और आप क्या हो गए, अब मशीनों के गुलाम हो गए हो। The ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. ठीक है, अब ये जो है ना कि एक आइडल बना लिया कि भाई हमें अपनी जो भी नीड्स है वो पूरी करनी है, और चाह जो है उसको इतना मतलब इनसेशिएबल कर लिया, असंतुष्ट कर लिया आज के टाइम में, कि ये सब क्या है, एक तरीके का डेल्यूजन है, धोखा है ना, जाल है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपचसनेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई है ना, एक है ना मतलब एक सीमा होनी चाहिए, एक एंड होना चाहिए आपकी चाहतों का, है ना। नहीं तो क्या होगा, आप जानवर बन जाओगे भाई, आप जानवर बन जाओगे। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which also his energy should be concentrated. एक आदमी को है ना मतलब हर चीज को समझना चाहिए पहले, फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे क्या हो, उसकी मतलब है ना वो दब नहीं जाए, उसकी जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत है वो खत्म ना हो जाए। तो इस तरीके से आप लिखोगे। समझ आ गया ये इतना? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस बताना है आपको, बहुत अच्छे से पता है दोनों के डिफरेंसेस। हाउ इज आवर सिविलाइजेशन सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारा जो इंस्टेंट सिविलाइजेशन है वो कैसे ऊपर है, सुपीरियर है किससे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से।
बस इतना बताना है। तो एसेंशियल डिफरेंस क्या है इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में? इज द इनडेफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स इन दी वेस्ट। तो भाई जो नीड है ना, जो चाहत है, भाई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये जो मल्टीपल नीड्स हैं आपकी, ये जो चीज़ है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। ठीक है, और जो एंशिएंट सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है वो जस्ट इसका ऑपोजिट है कि भाई आप में एक खुद से चाह होनी चाहिए, इसकी इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दो, है ना, अपोज कर सको जो भी चाहते हैं आपकी उनको। The modern or Western insatiableness arises really from the want of living faith in a future state and therefore also in divinity. The rest of ancient or Eastern civilization arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। मतलब हमारे अंदर जो है ना ये होता है कि यार अगर हम ये गलत करेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये देखना है तुम्हें। इंडियन सिविलाइजेशन हैज नथिंग टू लर्न बट टू टीच अ लॉट टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो हमारा भारतीय सभ्यता है ना, उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिखाने की जरूरत है इनको, मॉडर्न सिविलाइजेशन वालों को। It is based on the belief of in God, which is understanding and so believing that it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother's breast. Our civilization does not depend upon multiplying our wants with self-indulgence, but upon restricting wants with self-denial। ठीक है, अब क्या है कि भाई हमारे यहाँ इतना मतलब यकीन रखा जाता है भगवान में, अल्लाह में, इंडिया में ये चीज़ है ना कि हम इतना यकीन रखते हैं कि हमें डर रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका हमें गुनाह मिलेगा, पाप मिलेगा, है ना? तो ये हमारा बिलीफ है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो स्वराज है, जो भी चीज़ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप इन चीज़ को, इन नीड्स को रोको, है ना? रेस्ट्रेन करो, रेजिस्ट करो, ना कि इस पर कि इस पे पागल हो जाओ। जो है ना ये भी, ये भी, ये भी, इस चीज़ को रोको, जितना है उतने में खुश रहो, ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। The sound foundation of Indian civilization has successfully withstood the passage of time। आज भी वैसी ही है सभ्यता जैसी पहले थी, आज भी हम कनेक्टेड है हमारे ancestors से। The Western civilization which has the tendency to privilege materiality which cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। और superior इसलिए है कि भाई वहाँ पे जो है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें पैसा, जो भी मटेरियल है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जो कि कभी भी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन से मैच ही नहीं कर सकता। इसलिए हमारा इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, ज्यादा सुपीरियर है। नेक्स्ट देखो, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। इलेबोरेट। ठीक है, अब ये बात बोली गई थी कि भाई जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल नीड्स है ना, उनका एक डेड एंड होना चाहिए, एक स्टॉप होना चाहिए। अगर उसमें वो नहीं हो तो क्या होगा, उस चीज को बताना है यहाँ पर। It is true that a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। ठीक है, मुसीबत बन जाती है मदद से, मदद की जगह, है ना? एक चलो भाई ठीक है, कंफर्ट भी होना जरूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप बस लगे हुए हो, कंफर्ट भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, आपको आज का काम करना है, आपको घर चलाना, तो सब चीजें जरूरी है, लेकिन उसका एक लेवल होना चाहिए, एक डेड एंड होना चाहिए। हाँ भाई, बस ये है, इतना है, ठीक है? नहीं तो ये चीज जो होती है ना, आपकी मदद करने की जगह आपके लिए क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है इससे। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। इसीलिए इतना मतलब क्रिएट ही मत करो, इतना अपने दिमाग में सोचो ही मत ना कि भाई इतनी नीड्स पूरी करनी है, इतना सब करना है, नहीं। सिर्फ ये क्या है, एक धोखा और जाल है आपके लिए। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। ठीक है, और ये जो जानवर बन जाओ, इससे बेटर है कि पहले ही इसको रोक लो। Hence humans shall only indulge in these worldly pleasures to an extent where it does not disturb its actual motive which is service। ठीक है, तो क्या बात हुई यहाँ पर कि भाई सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए आपके अंदर, इंसानियत होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को इतना बढ़ावा दोगे तो आपकी इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ये बात की गई है। ठीक है, इसी के साथ जो क्लास है यहाँ खत्म होती है। आई होप सबको सब समझ आ गया है, एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हो इसको। उसके अलावा
सब आपके पास है ही, पीडीएफ वगैरह सब आपको अवेलेबल हो ही जाती है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस